मैं सैयद अलाउद्दीन अशरफ अरोमा क्लासेस में बीपीएससी की तैयारी करवाता हूँ। यहाँ टीचर हूँ और इंटरनेशनल इश्यूज पर बात कर रहा हूँ। कल मैंने यूएस हेजेमनी के बारे में आपको बताया था। यूएस हेजेमनी के हेजेमनी का अर्थ होता है वर्चस्व, कि किस तरह दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका ने अपना वर्चस्व दुनिया में बना रखा। तो इस पर हमने आपसे कल बात की थी और इसी संदर्भ में मैंने बताया था कि अमेरिका ने कौन कौन से मिलिट्री ऑपरेशंस किए अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए। जब उसको किसी भी दुनिया के दूसरे देशों में रह रहे आतंकवादियों द्वारा चैलेंज किया गया, चुनौती दिया गया, तो उसने किस तरह उसको दबाया, कुचला, वो तो बात है। लेकिन जैसे आपको बताया गया कल ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच के बारे में कि कीनिया की राजधानी नैरोबी और दारुल इस्लाम ब्रूनी जो इंडियन ओशन में है, वहाँ किस तरह से अमेरिका ने बिना उन देशों के परमिशन के क्रूज मिसाइल से अटैक किया और अलकायदा के बेसिस को खत्म किया। अलकायदा आतंकवादी है, उसे पनिश करना तो जरूरी है, लेकिन साथ ही जिस देश में यह कार्रवाई की गई उनसे परमिशन लेना, अनुमति लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ का, अंतर्राष्ट्रीय कानून का तकाजा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल से भी परमिशन लेना जरूरी होता है। यहाँ ये बात बताया गया कि जैसे हिंदुस्तान में बहुत जगह आतंकवादी कार्रवाई पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा की गई, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर वगैरह से। लेकिन हिंदुस्तान ने कई बार पाकिस्तान को कहा कि आप इन पर कार्रवाई करें, जो आतंकवादी हैं उन पर कार्रवाई करें या भारत के हवाले करें। लेकिन भारत ने कभी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर सीधे पाकिस्तान के आतंकवादियों पर क्रूज मिसाइल नहीं डाला, जबकि भारत में यह बात अक्सर उठती रही कि जिस तरह अमेरिका कार्रवाई करता है नैरोबी में, कीनिया की राजधानी दारुल इस्लाम में या दूसरी जगह पे, उस तरह भारत को भी पनिश करना चाहिए आतंकवादियों को, क्योंकि वह आकर यहाँ के निर्दोष नागरिकों को शहीद कर देते हैं, उनकी हत्याएं कर देते हैं। तो आपने देखा भारत का अप्रोच इंटरनेशनल लॉ के लिए क्या है, इसका क्या दृष्टिकोण है, अमेरिका का दृष्टिकोण क्या है। अमेरिका जबरन अपनी नीतियों को दूसरे पर थोपता है और उनसे जबरन काम कराता है। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी भारत रशिया से तेल ले रहा था, पेट्रोल ले रहा था, क्योंकि रशिया तो हमारा पुराना मित्र है और रशिया काफी कंसेशन में रियायत दर पर भारत को पेट्रोल दे रहा था। लेकिन अमेरिका के दबाव में, प्रेशर में आकर भारत को भी बार बार सफाई देनी पड़ी। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी को बार बार सफाई देनी पड़ी कि भारत अपने नागरिकों के हित के लिए काम करे। तो इस तरह आपने देखा कि हम लोगों को सफाई देनी पड़ती है और आखिर में हम लोगों ने अभी बहुत से डील कैंसिल हो गई सोवियत यूनियन से, रशिया से। साथ ही आप देखिएगा कि भारत ईरान से तेल नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ऐसा होने पर भारत पर भी सैंक्शन लग जाने का खतरा लगा हुआ है। तो अभी हम ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, ये ऑपरेशन अमेरिका ने किया था। आपको जैसा मालूम होगा 11 सितंबर 2001 को 19 हाईजैकर्स, अगवाकारी सब ने अमेरिका की 4 सिविलियन प्लेन्स को, कमर्शियल प्लेन को अगवा कर लिया
और 2 प्लेन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जाकर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में टकरा गए, जिससे 3000 से भी अधिक अमेरिकन नागरिक मारे गए, इसमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे। और तीसरा हवाई जहाज इनका पेंटागन अमेरिका के मिलिट्री बेस की ओर चला और वहां जाकर क्रैश हुआ, वहां थोड़ा नुकसान हुआ। चौथा प्लेन हाईजैकर लेकर जा रहे थे अमेरिका के नेशनल असेंबली यानी कांग्रेस में, लेकिन वो निशाना चूक गए और दूसरी जगह खेतों में गिर पड़ा। तो अमेरिका अब इनसे बदला लेना चाह रहा था और इसलिए अमेरिका ने क्या किया कि जितने भी लोग या अरब देश में जो लोग ऐसे जो जिस पर इनको शक था, सस्पेक्टेड थे, उनको उठा लिया। उठाने के बाद अटलांटिक महासागर में गौतनामा बे में इनको कैद कर दिया और इनको कैद करके इनसे सवाल जवाब किया गया। न इनको कोर्ट की सुविधा दी गई, न वकील की और न मजिस्ट्रेट की, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। अमेरिका ने अपने ही जमीन पर इन्हें नहीं रखा, वरना अमेरिकन कानून लागू हो जाता। अब आप इसकी तुलना थोड़ा कसाब से कीजिए। भारत में कसाब ने सैकड़ों लोगों को मारा, भारत भी चाहता कि उसे 100 रुपए की गोली से मार डालता, लेकिन उसे पकड़ा गया, कानून के तहत कार्रवाई हुई और उसके बाद मजिस्ट्रेट, वकील, सारी सुविधा दी गई, खाने दिए गए, कपड़े दिए गए, सारे चीज दिए गए और जब ये साबित हो गया कि वो गुनहगार है तब उसे फांसी दिया गया। तो भारत ने तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का या मानव कानून का अधिकार का पूरा संरक्षण दिया और उसके गुनहगार होने पर ही उसे सजा दिया, जबकि अमेरिका इसकी चिंता नहीं करता है, न ही इसका इंतजार। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अमेरिका का ये पॉलिसी जो है वो इस तरह का है कि उसकी बात सबको माननी है और उसके किरदार कुछ दादागिरी वाले नजर आते हैं। अगला पॉइंट ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अमेरिका ने इराक पर ऐसा इल्जाम लगाया कि इराक वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर हथियार, परमाणु हथियार बना रहा है। 40 देशों का उसने एक गठबंधन बनाया और इसका नाम कोalition ऑफ विलिंग रखा। फिर उसने बिना सिक्योरिटी काउंसिल के परमिशन की अनुमति के इराक पर अटैक कर दिया, इराक को हरा दिया। हजारों नागरिक इराक के, महिला, बुजुर्ग, बच्चे जो निर्दोष थे, मारे गए अमेरिका के इस कृत्य के कारण। उसके बाद मालूम हुआ वहां कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं। इसकी बड़ी आलोचना हुई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, सुरक्षा परिषद में और सारी दुनिया में प्रेस ने इस पर हंगामा किया, लेकिन हजारों नागरिक मारे गए। फिर अमेरिका ने वहां अपनी फौज भी रख डाली। ऐसा इल्जाम लगाया गया कि अमेरिका तेल के कुएं को कब्जा करने वहां गया और अभी भी अमेरिका की फौज इराक में है। हालांकि वो अभी नॉन कॉम्बैट ऑपरेशंस में है, लड़ नहीं रही है, लेकिन अभी भी आए दिन उन पर हमला होता है, ठीक उसी तरह से जैसे अफगानिस्तान में उन पर हो रहा था। अफगानिस्तान भी आपको याद होगा किस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया और हजारों अफगान के लोग मारे गए जिनका कोई दोष नहीं था, और अमेरिका वहां 18 साल तक आराम से बैठी रही, किसी देश पर कब्जा कर वहां अपनी फौज रखी थी। अब जाकर वो अफगानिस्तान छोड़ के भागे। तो इन सारी चीजों से लगता है अमेरिका अपनी नीतियों को सैनिक ताकत से लागू करवा। आर्थिक पहलू में देखिएगा अमेरिका का वर्चस्व है अर्थव्यवस्था पर। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी, अगर किसी भी सेक्टर में 3 कंपनियां लेंगे, 3 कंपनीज लेंगे, तो एक कंपनी अमेरिका की अवश्य होती है। तो इससे अमेरिका का वर्चस्व का पता चलता है। साथ ही दुनिया की जितनी करेंसीज है उसका प्राइस अमेरिकन डॉलर से ही तय की जाती है। जैसे भारत में पहले रुपया 1 डॉलर 76 रुपया था, आज वो 82 रुपया। इसी तरह पूरे विश्व की करेंसी को डॉलर में ही नापा जाता है, मेजर किया जाता है। ये अमेरिका की आर्थिक शक्ति को दिखाता है। इसके साथ साथ देखेंगे अमेरिका अभी नंबर 1 इकोनॉमिक पावर है, आर्थिक पावर है।
वर्ल्ड बैंक पर, IMF पर अमेरिका की दादागिरी दिखाई दी थी। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह अमेरिका के कंट्रोल में रहता है। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन को अमेरिका के अगर खिलाफ चला जाता है कोई ऐसा प्रस्ताव, रिजोल्यूशन, तो वो उसको चंदा देना बंद कर देता है, और वो चंदा तभी देगा जब अमेरिका के ट्रैक पर आप चले। तो इस तरह से अमेरिका आर्थिक क्षेत्र में भी अपना दादागिरी बनाया हुआ है। अब देखें आप स्ट्रक्चरल अगर क्षेत्र में देखें, स्ट्रक्चरल देखें तो आप ये देखेंगे MBA की डिग्री अमेरिका से निकली, जो बहुत प्रतिष्ठित डिग्री है वाणिज्य और व्यापार के लिए, और सारी दुनिया में आज MBA का चर्चा हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सैटेलाइट्स, पूरे दुनिया का सैटेलाइट्स में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स अमेरिका का है, और उसी से इंटरनेट चलता है। ठीक है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि भारत का अपना सैटेलाइट्स है और चाइना का अपना है, लेकिन बाकी देशों का जो सैटेलाइट्स है वो तो कंप्लीट अमेरिका पर ही डिपेंड करता है। उनके टीवी, मोबाइल, यहाँ तो कि उनके मिसाइल भी उड़ ना पाए अगर अमेरिका का इंटरनेट काम नहीं करेगा। तो अमेरिका उनके हर चीजों पर कंट्रोल रखता है अपने कंपनीज के जरिए, सैटेलाइट्स के जरिए, और इस तरह से अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया में दिखता है। अब देखिए अमेरिका की क्या कुछ सीमाएं हैं। हाँ, अमेरिका पर कुछ सीमाएं हैं। अमेरिका में का संविधान अमेरिका में शक्तियों का विभाजन करता है, पावर का सेपरेशन करता है। याद होगा आपको मॉन्टेस्क्यू का थ्योरी। तो इस तरह अमेरिका में वहां की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग है। वो अलग अलग काम करते हैं। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का या विधायिका का या लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होता। तो इस तरह ये अलग अलग काम करते हैं, और वो कुछ न कुछ रोक लगाते हैं। कहाँ तक लोग रोक लगाते हैं ये आपको देखना है। वैसे मुझे तो शक हो रहा है कि इराक के मामले में, अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका की न्यायपालिका क्यों एक्ट नहीं कर पाई, क्यों कुछ बोल नहीं पाई, क्यों 18 साल तक रहने दी उसको इराक, अफगानिस्तान में। क्यों अभी तक अमेरिका की फौज इराक में बनी हुई है? वहाँ की न्यायपालिका क्या कर रही है, वहाँ की कांग्रेस क्या कर रही है? दूसरी तरफ अगर देखें, अमेरिका के लोग सजग हैं। हाँ, इसमें थोड़ा दम है कि अमेरिका के लोग बार बार अब ये आग्रह कर रहे हैं अपने प्रेसिडेंट से, अपनी सरकार से, कि आखिर अफगानिस्तान में अमेरिका ने जो $1 ट्रिलियन खर्च किया है, तो ये क्यों खर्च किया? ये अमेरिका के लोगों का कमाया हुआ पैसा था या उनका टैक्स था। तो अमेरिका के जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं वो अमेरिका के स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर क्यों नहीं खर्च हो रहा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च क्यों नहीं हो रहा है, उनको रोजगार देने के लिए क्यों नहीं खर्च हो रहा है? अफगानिस्तान में सरकार चलाने के लिए अमेरिका क्यों खर्च कर रही है? तो इस वजह से अमेरिका की बहुत आलोचना के बाद जब वहां घर में दबाव बना अमेरिका के अपने घर में, देश में, तब अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। तो इसके अलावा देखें, अगर ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ये सारे देश हैं, ये एक अलग गुट है, और ये थोड़ा बहुत अंकुश लगाता है या दबाव डालता है अमेरिका के वर्चस्व पर। साथ ही देखें यूरोपियन यूनियन, वो भी एक तरह का दबाव बनाता है। जैसे कि इराक पर जब वार हुआ तो उस वार में फ्रांस शामिल नहीं हुआ था। तो बहुत जगह इनमें भी डिफरेंसेस यानी विभिन्नता देखने में, अंतर देखने में आता है। साथ ही नाटो के देश भी 30-33 देशों से बने हैं फौज, तो ये फौज में भी कभी कभी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं इन डिफरेंसेस के बावजूद अमेरिका अभी भी सर्वशक्तिमान है। बाइपोलर वर्ल्ड के खत्म हो जाने के बाद अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड है। अमेरिका जो चाहता है वही करेगा। आपको तो मालूम है पुरानी कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अमेरिका अगर सबसे विश्व में शक्तिशाली है तो शायद ये विश्व अमेरिका ही का है। थैंक यू।